जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास चौधरी 2.0 पर। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। देखिए दोस्तों, कलाम एकेडमी के हम जो टेस्ट जो लग रहे हैं रीट मुख्य परीक्षा के लिए, वो हम सॉल्यूशन है वो वीडियो आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर आपने 4 दिसंबर का अगर आप टेस्ट देख रहे हो, चाहे आप लेवल 1 के हो चाहे वो आप लेवल 2 के हो, तो आपको इस चैनल पे सभी पेपर है वो उपलब्ध होने वाले हैं। अगर आप लेवल 1 व लेवल 2 के जो पहले जो 80 क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आप सभी को बता दूं, लेवल 1 व लेवल 2 के कलाम कोचिंग है वो 80% जो कॉमन टॉपिक से हैं वो आपको सेम दे रही है। चाहे आप लेवल 2 के कोई भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आप L1 के हो चाहे L2, दोनों में क्या दे रहा है, सेम। तो उन दोनों जो ग्रुप हैं आपके लेवल 1 और लेवल 2 के 80 क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में करवा दिए। आप देख सकते हो 4 दिसंबर का जो मैंने पहला वीडियो डाला है उसमें आप 80 क्वेश्चन दोनों लेवल के विद्यार्थी देख सकते हो। उसके बाद में आपको कैटेगरी वाइज में आपको अलग अलग उपलब्ध करवा दूंगा। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से L1 के जो 80 के बाद वाले जो क्वेश्चन है वो सभी हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। अगर आप L1 के स्टूडेंट हो और पहले 80 क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो आप इसी जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हो। 4 दिसंबर का जो मैंने पहला वीडियो डाला है टेस्ट के लिए उसमें आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो कॉमन है और बार बार मेरे को वो क्वेश्चन नहीं करवाने पड़े, इसके लिए मैं दोनों के लिए कॉमन वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसमें थोड़ी सी मैं क्षमा भी चाहता हूँ, क्योंकि इतना लंबा वीडियो फिर पॉसिबल नहीं होता और बड़ा वीडियो हो जाता है। तो आप देख लीजिए, उसके बाद में हम आज स्टार्ट कर लेते हैं। देख सकते हो आपको यही वाला क्वेश्चन है वो मिलेगा, पहला 2 नंबर क्वेश्चन यही मिलेगा। अब देखिए हम सीधे चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखो ये वाले क्वेश्चन है, आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए वहाँ से वो वीडियो, उसके बाद में हम आगे जो भी पर्सन है वो हम कर लेते हैं। तो देखो 80 के बाद हम सीधा चलते हैं। देखिए एक बात ये रहती है कि मैं सभी से एक जो क्वेश्चन है वो मैं सुन भी रहा हूँ कि सर पीडीएफ उपलब्ध करवा दीजिए। देखिए 80 के बाद वाले क्वेश्चन ये, तो देखिए पीडीएफ की बात ये है कि अगर आप पीडीएफ अगर आप देख लोगे, एक बार अपने डाउनलोड कर ले, क्वेश्चन देख लिए आपने, आप सोल्व भी नहीं करोगे, हो सकता है आपको टाइम भी ना मिले। अगर नहीं भी किए और उसमें पहले से टिक किए हुए भी मिलेंगे आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन, तो आपको याद नहीं रहेंगे। लेकिन आप सॉल्यूशन वीडियो अगर एक बार देख लेते हो तो वो क्वेश्चन है वो आपको हूबहू याद भी रह जाते हैं। तो देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है, हम शुरू कर लेते हैं। हमें पूछा है कि महाराव छत्रसाल द्वारा निर्मित रंग महल कहाँ स्थित है। तो महाराव छत्रसाल द्वारा निर्मित जो रंग महल है वो कहाँ पर स्थित है, ये हमसे पूछा गया है। कोटा, बूंदी, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़। तो महाराव छत्रसाल द्वारा निर्मित रंग महल कहाँ पर स्थित है, बूंदी के अंदर स्थित है। तो देखिए पीडीएफ के अलावा वीडियो में आपको 2 बार आपको प्रश्न है वो सुनने को मिलता है, जिससे सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। उसके बाद में हमें लिखना है कि नगला झाज भरतपुर में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है। तो भरतपुर के अंदर जो नगला झाज स्थान है उस पर लोक देवता का कौन सा मंदिर है वो वहाँ बना हुआ है, देव बाबा, आलम जी, रूपनाथ जी, हीराराम जी। तो किसका बना हुआ है यहाँ पर मंदिर, किसका बना हुआ है, देव बाबा का मंदिर है वो नगला झाज भरतपुर के अंदर बना हुआ है। उसके बाद में देखो हमें प्रश्न पूछा है कि ब्लू पोट्री को देश विदेश में पहचान दिलाने वाले कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस जिले से है। तो ब्लू पोट्री एक कला है और उसको पहचान किसने दिलाई, कृपाल सिंह जी ने दिलाई। तो बताओ इनका संबंध कहाँ से है, जयपुर, जोधपुर, सीकर, अजमेर। तो कहाँ से है इनका संबंध, 83 नंबर क्वेश्चन के अंदर कहाँ से है, सीकर से है। उसके बाद में देखो 84 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं कि गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी, नवलदास जी, संतदास जी और लालगिरी जी। तो गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक इन 4 ऑप्शन में से कौन है, संत दास जी है, वो गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की मॉनिटरिंग किस पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो निशुल्क दवा योजना प्रारंभ कर रखी है उसमें मॉनिटरिंग है वो किस पोर्टल के माध्यम से की जाती है, ये हमसे पूछा गया है। तो किस पोर्टल से की गई है, एक तो ई अमर्थ पोर्टल, ई औषधि पोर्टल, ई चिरंजीवी पोर्टल और आयुष पोर्टल। तो निशुल्क दवा की कहाँ से की जा रही है, ई औषधि पोर्टल के द्वारा। और मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना प्रारंभ कब की गई, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और वीडियो को पूरा जरूर देखे करो, क्योंकि जब आप एग्जाम आपका लगेगा तो सुने हुए प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से याद रहेंगे और मैं ऐसे वीडियो सभी उपलब्ध आपको करवाता रहूँगा। निम्न में से राज्य वाद्य यंत्र है, अपने राज्य का राज्य या वाद्य यंत्र कौन सा है, ये हमसे पूछा है, कौन है, अड़गोजा। आप सभी को पता होगा। तो अड़गोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये जरूर लिखें। सुशिर है या तत् है, कौन सा प्रकार का वाद्य यंत्र है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्रांति के समय जोधपुर लीजियन रेजिमेंट कहाँ तैनात थी।
क्रांति के समय जो जोधपुर लीजियन रेजिमेंट थी वो कहाँ पर तैनात थी, ये हमसे पूछा गया है। तो कहाँ पर थी, जोधपुर लीजियन रेजिमेंट एरिनपुरा के अंदर तैनात थी ये छावनी। उसके बाद में देखो मैं आगे प्रश्न देखूं कि हमें सुमेलित नहीं है वो देखना, एक तरफ प्रजा मंडल दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दे रखे हैं। तो मारवाड़, अलवर और डूंगरपुर प्रतापगढ़ प्रजा मंडल की स्थापना की ईयर दे रखी है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमसे पूछा गया। तो देखिए मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना 1936 में हुई थी क्या, मेरे हिसाब से तो मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना 1936 में नहीं हुई। आपके हिसाब से मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी, कमेंट सेक्शन में लिखें। अलवर प्रजा मंडल की स्थापना 1938 बिल्कुल सही है, और डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1944 ये भी बिल्कुल सही है, और प्रतापगढ़ प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी, 1945 के अंदर हुई थी, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही, मारवाड़ प्रजा मंडल। तो देखिए आपके वीडियो पूरा देखने का पता कैसे चले, आपकी तैयारी कितनी है ये कब पता चलेगा, जब आप कमेंट सेक्शन में साथ साथ में उत्तर भी लिखा करोगे। उसके बाद में देखिए मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में कब हुआ, मत्स्य संघ का विलय है वो राजस्थान के अंदर कब हुआ था, ये हमें क्वेश्चन बताना है। तो देखिए मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब हुआ, 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय किस में कर दिया गया, वृहद राजस्थान के अंदर कर दिया गया। कब किया गया, 15 मई 1949 को क्या किया गया, मत्स्य संघ का विलय किस में, वृहद राजस्थान में। उसके बाद में देखो एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी हैं। एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन है, ये हमसे पूछा गया है 90 नंबर क्वेश्चन। तो कौन है, गौरव साहू। एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन है, गौरव साहू। उसके बाद में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान इस संस्थान की स्थापना जोधपुर में कब हुई, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना जोधपुर में कब हुई थी, ये हमसे पूछा गया है। तो कब हुई थी, 1959 के अंदर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान की स्थापना जोधपुर में हुई। कब हुई, 1959 में। उसके बाद में देखो 1881 में बारापाल में भीलों को के विद्रोह हेतु उकसाने का कार्य किसने किया था। तो देखो 1881 के अंदर बारापाल में जो भीलों का जो विद्रोह हुआ था, भीलों के द्वारा जो विद्रोह किया गया उसको उकसाने का कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था, ये हमसे पूछा गया है 92 नंबर क्वेश्चन। तो किसके द्वारा किया गया था, खेमराज भंडारी के द्वारा। 93 नंबर क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा यूनेस्को के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रम फोक सफर का आयोजन कहाँ से किया गया। तो कहाँ से किया गया, फोक सफर का आयोजन कहाँ से किया गया, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा, और किसके सहयोग से, यूनेस्को के सहयोग से। तो कहाँ पर किया गया, देखो जवाहर कला केंद्र जयपुर में, रविंद्र रंगमंच बीकानेर, अल्बर्ट हॉल जयपुर, ललित कला अकादमी जयपुर। तो कहाँ पर किया गया ये बताइए, जवाहर कला केंद्र जयपुर से है वो आयोजन किया गया। जुलाई 2022 में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, जुलाई 2022 में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये हमसे पूछा गया। तो कहाँ पर किया गया, जयपुर में। उसके बाद में देखो जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के संदर्भ में निम्न कथनों का पर विचार कीजिए। देखो प्रश्न अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ साथ साथ में कि जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा इंडेक्स जारी की गई, इनोवेशन इंडेक्स जारी की गई, उसके संदर्भ में हमें कितनों पर विचार करना है। देखो इसमें दे रखा है कि इस सूचकांक में राजस्थान को स्टेटस की श्रेणी में 12वें स्थान पर रखा गया, और इस सूचकांक में राजस्थान का अनुपात, देखिए क्वेश्चन है वो थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, इस वजह से हम इसको नहीं कर पा रहे। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में ये मैं करवा दूंगा आपको। उसके बाद में देखो हाई स्पीड ट्रेनों के लिए देश का पहला डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है। हाई स्पीड जो ट्रेनें हैं उसमें देश में पहला डेडिकेटेड जो टेस्ट ट्रैक है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये हमसे पूछा गया है। तो कहाँ पर बनाया जा रहा है, नवागांव नागौर में बनाया जा रहा है। सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही है, तो सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही है वो हमसे पूछा गया है 97 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कि व्यक्तियों व उनके पर्यावरण का अध्ययन सामाजिक अध्ययन है, बिल्कुल गलत बात। यह कई सामाजिक विज्ञान विषयों का केवल संग्रह मात्र है, ये भी सही नहीं है। मानवीय अनुभवों का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है, ये भी बिल्कुल गलत है। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के विकास, सभ्यता की उन्नति तथा भविष्य के स्वरूप का ज्ञान सामाजिक अध्ययन है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखो निम्नलिखित में से कौन सी अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री नहीं है।
तो कौन सी नहीं है इसमें से? फ्लेन बोर्ड, चार्ट, चलचित्र और मॉडल। तो इसमें से कौन सी नहीं है? चलचित्र। निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान की एक पाठ्य सहगामी गतिविधि नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान की एक पाठ्य सहगामी गतिविधि नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। विज्ञान प्रयोगशाला, विज्ञान मेला, विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान क्लब। विज्ञान की पाठ्य सहगामी गतिविधि नहीं है। तो विज्ञान क्लब भी है, विज्ञान प्रदर्शनी भी है, विज्ञान मेला भी है, लेकिन इसमें विज्ञान प्रयोगशाला है वो पाठ्य सहगामी गतिविधि में शामिल नहीं है। नहीं है पूछा है हमें। उसके बाद में देखो हमसे पूछा गया है कि संश्लेषण विधि के संबंध में गलत कथन का चुनाव कीजिए। संश्लेषण विधि के संबंध में गलत कथन का चुनाव करना है हमें 100 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए इसमें अनुमान से निष्कर्ष की ओर शिक्षण सिद्धांत का उपयोग होता है। इसमें अनुमान से निष्कर्ष की ओर शिक्षण सिद्धांत का उपयोग होता है, ये तो बात सही है। पाठ्य पुस्तकों में सामान्यतः इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। तो देखिए ये बिल्कुल गलत बात है कि संश्लेषण विधि में जो होता है, इसमें लिखा है कि पाठ्य पुस्तकों में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि इसमें किया जाता है, तो ये गलत है। और इसका उपयोग संश्लेषण विधि के पश्चात किया जाता है, ये तो सही है। और इस विधि से पाठ्यक्रम पूरा करने में समय कम लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत हो गया इसमें? 2 नंबर। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के विकासकर्ता कौन है? मस्तिष्क उद्वेलन विधि के विकासकर्ता कौन है, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन है? A.F. ओसबॉर्न है वो मस्तिष्क उद्वेलन विधि के विकासकर्ता है। तो देखिए चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर करें और अपने सहपाठियों को भी इस चैनल के बारे में बताएं और उन्हें अपने साथ जरूर जोड़ें। आगमन विधि से संबंधित सिद्धांत कौन सा नहीं है? आगमन विधि से संबंधित सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो सामान्य से विशिष्ट आगमन विधि का सिद्धांत से संबंधित है, मूर्त से अमूर्त भी है और ज्ञात से अज्ञात भी है, लेकिन नियम से उदाहरण ये है वो आगमन विधि से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों के बागों को लगाना और बीजों की कीमत ज्ञात करना विषय को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? माध्यमिक स्तर पर विद्यालय के बागों को लगाना और बीजों की कीमत ज्ञात करना, ये जो विषय को पढ़ाने के लिए जो सर्वोत्तम विधि है वो हमसे पूछी गई है। तो कौन सी विधि है? परियोजना विधि है वो इसके लिए सर्वोत्तम विधि है। गणित के भय का कारण, गणित के भय का कारण क्या है, ये हमसे पूछा है। गणित की संचयी प्रकृति, प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, शिक्षा में संरचनात्मक समस्याएं। तो गणित के लिए तो सभी सही है, ये तो उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपागम एवं मोरिसन उपागम में समान है? तो कौन सा जो चरण है वो हर्बर्ट उपागम और मोरिसन उपागम में समान है, वो हमसे पूछा गया 105 नंबर क्वेश्चन में। तो कौन सा इसमें प्रस्तुतिकरण है, उनका जो चरण है वो हर्बर्ट उपागम और मोरिसन उपागम में समान है। निर्मितवादी शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधि शामिल हो सकती है। तो जो निर्मितवादी जो शिक्षण उपागम है उसमें कौन सी गतिविधि शामिल हो सकती है, ये हमसे पूछा गया। अभिनय, व्यक्तिक कार्य और सामूहिक कार्य। तो देखिए जो निर्मितवादी जो शिक्षण उपागम है इसमें तो सभी की सभी शामिल है, तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में पाठ योजना का निर्माण निम्न में से कौन सा उपागम शिक्षा में तंत्र प्रणाली पर आधारित है? तो पाठ योजना निर्माण का निम्न में से कौन सा उपागम शिक्षा में तंत्र प्रणाली पर आधारित है? तो कौन सा जो उपागम है वो शिक्षा में तंत्र प्रणाली पर आधारित है, ये हमसे पूछा गया 107 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा है? RCEM उपागम है वो पाठ योजना निर्माण का उपागम है जो शिक्षा में तंत्र प्रणाली पर आधारित है। 108 नंबर क्वेश्चन पूछा है हमसे, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का गुण नहीं है? सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक होता है उसका कौन सा गुण नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए स्वयं के विषय पर अधिकार, तो ये तो देखो निश्चित रूप से होता है। परिश्रमी तो सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक होता है वो होता है। सहनशीलता वो भी सामाजिक विज्ञान शिक्षक के अंदर होती है, लेकिन पक्षपात है वो बिल्कुल नहीं होता सामाजिक विज्ञान के शिक्षक में, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा घर्षण बल का लाभ नहीं है? तो घर्षण बल का लाभ नहीं है, चलने में सहायता करता है, बिल्कुल करता है। वाहनों को ब्रेक लगाकर रोकना संभव बनाता है, ये भी सही है। दीवार में कील इसी के कारण ठहर पाती है और मशीन की ऊर्जा दक्षता बढ़ाता है, ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो 109 में देखिए दीवार में कील इसी कारण ठहर पाती है, ये भी सही है। और मशीन की ऊर्जा दक्षता बढ़ाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, वाहनों के ब्रेक लगते हैं और कील है वो दीवार में ठुकी रहती है। अगर घोड़ा अचानक दौड़ना प्रारंभ कर दे तो उस पर सवार व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ता है, यह किस कारण से होता है? तो देखिए कोई घोड़ा है वो अचानक अगर दौड़ना प्रारंभ कर देगा तो व्यक्ति कहाँ गिरेगा? पीछे की ओर। यह किस कारण से होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो किस में होता है? यह स्थिर अवस्था का जड़त्व होता है।
क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो स्थिर है वो स्थिर रहेगी, जो गतिमान है वो गतिमान रहता है। तो जब रुका हुआ है और अचानक चलेगा तो वो क्या करेगा कि अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जिस कारण से घोड़ा आगे की ओर जाता है तो वो वापस पीछे की ओर ही गिरता है। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई? तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित एक समाचार पत्र जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन को क्या दिलाई? राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वो कौन सा समाचार पत्र है, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सा है इसमें आप सभी को पता होगा। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कौन सा समाचार पत्र? प्रताप। उसके बाद में हमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अमल दे रखे हैं। देखिए सिरका में कौन सा अमल? एसिटिक अमल इसमें दे रखा है, तो बिल्कुल सही है। सिरका में तो एसिटिक अमल ही होता है। इमली में क्या होता है? टारट्रिक अमल, ये भी बिल्कुल सही है। इमली में टारट्रिक अमल ही होता है। और सेब में कौन सा होता है? मेलिक अमल, ये भी सही है। लेकिन चिंटी का डंक कौन सा नहीं होता? लैक्टिक अमल है, चिंटी के डंक में नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। तो चिंटी के डंक में कौन सा अमल होता है? निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं। निम्न में से कौन 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 से परिवर्तन रासायनिक है? तो देखिए परिवर्तन लिखे हुए हैं इस पर और हमसे पूछा गया है कि कौन कौन से परिवर्तन है वो रासायनिक है। लोहे पर जंग लगना, भोजन का पाचन, नमक में पानी घुलना और मोम का पिघलना। तो रासायनिक परिवर्तन हमें इनमें से छांटने हैं। तो देखिए लोहे पर जंग लगना तो एक रासायनिक परिवर्तन है, और भोजन का पाचन भी क्या है? कि रासायनिक परिवर्तन है। नमक में पानी का घुलना बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मोम का पिघलना भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो 1 और 2, तो कौन सा ऑप्शन? 3 नंबर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो किस प्रकार का कोलाइड है, ये हमसे पूछा गया। तो किस प्रकार का? 16 प्रकार का कोलाइड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चार बाग निर्माण की परंपरा किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो चार बाग निर्माण की जो प्रक्रिया, जो निर्माण की जो परंपरा है वो किसके शासनकाल में शुरू हुई थी, ये हमसे पूछा है। तो किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। आईने अकबरी के लेखक, तो आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक है वो है अबुल फजल। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। बांसवाड़ा सुनहरे द्वीपों का शहर। बांसवाड़ा क्या है? सुनहरे द्वीपों का शहर, बिल्कुल सही है। जैसलमेर किले व हवेलियों का शहर, ये भी सही है। और बूंदी कुंड व बावड़ियों का शहर, ये भी सही है। लेकिन हनुमानगढ़ है वो राजस्थान का अन्न भंडार है, बिल्कुल नहीं है। तो राजस्थान में अन्न का भंडार कौन सा है, कौन से जिले को कहते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो वर्ष 2021-22 जो है उनमें स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, ये हमसे पूछा गया। तो कितना है? 29.03। स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान 29.03। वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर कीमतों पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान है? जो 2021-22 के लिए जो स्थिर कीमतें हैं उस पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान है, ये हमसे पूछा गया है। तो कितने का अनुमान है? 11.04% का। उसके बाद में देखिए 120 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, मैथ के क्वेश्चन है। प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभाज्य संख्याएं कितनी? 20 अभाज्य संख्याएं हमें देखनी है। सबसे पहले क्या लिख लीजिए आप, क्या पूछा है इसमें? संख्याओं के गुणनफल के अंत में इकाई अंक क्या होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद में 14, 15, 16, 17, 18 भी नहीं है, 19 है। उसके बाद में क्या है? 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 है, 24 नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, लेकिन 29 है। अभाज्य संख्याएं कौन सी? जिसमें स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाए। तो देखिए पहली 20 पूछा है, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो मैंने लिख दी। ऐसे ही सभी संख्याएं लिख लीजिए। संख्या लिखकर और उनका जो गुणनफल है उसका इकाई अंक आपसे पूछा है, सीधी सी बात है। तो इसमें कोई जो मेरे को करवाने वाली कोई बात है क्या? आपको मैंने बता दिया। अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए ऐसे, और इनको गुणा करोगे तो उसका जो अंतिम अंक जो है, इकाई अंक, जो लास्ट वाला जो अंक है इकाई, वो हमसे पूछा है कि क्या होगा। तो 120 नंबर क्वेश्चन में उत्तर क्या हो जाएगा अपना? 0। क्यों हो जाएगा? आप सभी को पता है, क्योंकि जब 2 और 5 जब आ गए, 2 और 5 जब आ गए तो आप यहीं से उत्तर निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो? क्यों? देखिए आप गुणा कर लीजिए, 2 और 5 को 10 आ गए। तो बताओ इस 10, ये जो 0 है इसके आगे कोई अंक हो सकता है? किसी से गुणा कर दो, 3 से करोगे तो 30 हो जाएंगे, ये आगे जाता जाएगा, ये 0 लास्ट में बचता जाएगा। तो जब 2 और 5 कोई भी गुणनखंड में आ जाए ना, और इकाई अंक जब पूछा गया है तो निश्चित रूप से क्या होता है, उसमें 0 ही होता है इकाई अंक। आप याद ही रख लेना। ये क्या याद रखना है कि कोई भी अगर आप संख्याओं का या कोई गुणनफल का इकाई अंक जब पूछा जा रहा है,
जब गुणनफल का जो इकाई अंक पूछा जा रहा है और उस इकाई अंक में जो दे रखे हैं आपको संख्याएं, जैसे कोई भी दे दिया, जैसे 3 दे दिया, 5 दे दिया, 8 दे दिया, 9 दे दिया। अब देखो इसमें भी आपको पूछ लेना कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 जब दिख जाए, 5 को कोई भी संख्या से गुणा करके देख लीजिए, तो 8 5 जो 40 हो गए, तो बताओ 0 आ गया ना, तो निश्चित रूप से इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। इसको 9 से गुणा करोगे 360 हो जाएंगे, फिर 3 से करोगे तो भी और आगे संख्या आ जाएगी, 1080 हो जाएगा ना। तो लेकिन लास्ट में क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा। आपको देखो सोल्यूशन में साथ साथ में करवाऊंगा ये चीज़ें। उसके बाद हमसे पूछा गया निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये हमसे पूछा गया 121 नंबर प्रश्न के अंदर। तो देखो सबसे पहले तो इनका एक तरीका है कि अंतर देख लो। 41 और 43 2 का अंतर है, 7 और 9 2 का अंतर है, 71 और 73 2 का अंतर है, और 21 और 23 2 का अंतर है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जो संख्या में सबसे बड़ी है। जब देखो एक रूल कहता है कि कोई भी अगर भिन्नों का समूह दे रखा है, कोई भी भिन्नों का जब समूह दे रखा है, ये रूल है। देखो कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ती है हमें मैथ में। देखो कोई भी भिन्नों का जब समूह दे रखा है और उनमें दोनों में अंश और हर का, अंश बटा हर जो होता है ना, अंश बटा हर, जब इन दोनों का अंतर जब सभी समूह में बराबर है, देखो बराबर है ना, 2 2 2 सबका अंतर 2 2 आ रहा है, तो जब अंश और हर का जब अंतर जब समान दे रखा है, तो जो सबसे बड़ी संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या है वही सबसे बड़ी भिन्न बन जाएगी, और जो सबसे छोटी है संख्या में वो सबसे छोटी बन जाएगी। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 71/73। उसके बाद में देखो हमें दे रखा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 6 7 8 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमसे पूछा गया कि कोई सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमसे पूछी गई है जो किससे हो जाए, पूरी पूरी विभाजित 6 7 8 और 9 से पूर्णतः क्या हो जानी चाहिए, विभाजित हो जानी चाहिए। तो देखो इसमें आप देख सकते हो 6 और 7 और 8 और 9 का सभी में क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले देखो 6 और 9, अगर 9 का जा रहा है तो लगभग आपको पता है कि क्या चला जाएगा, 6 का भी भाग चला जाएगा। 8 का देख लीजिए, 4 का कब जाता है और 8 का कब जाता है, 4 दूनी क्या होता है 8। जब कोई भी संख्या में 4 और 2 का भाग जा रहा है तो किस में जाएगा, 8 का भी निश्चित रूप से जाएगा। तो देखो 4 का भी जा रहा है इसमें और 2 का भी जा रहा है, तो 1764 में जाएगा। 28 में भी 4 का भी जाएगा और 2 का भी जाएगा, तो ये भी होनी चाहिए। इसमें देखो इसमें भी जा रहा है, लेकिन इसमें 8 का नहीं जाएगा, 5 0 4 है लास्ट 2 अंक में, नहीं जा रहा। तो देखो 7056 में देख लो, 8 का भी जा रहा है और 8 का जा रहा है ना इसमें पूरा पूरा, तो ठीक है। उसके बाद में 7 का देख लो, देखो 7 1 7 और 7 8 56 जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में 9 का देख लेते हैं हम, 6 5 से 11 और 11 और 7 18, मतलब जोड़ अगर 9 के पहाड़े में जो आता है वो आ जाए तो 9 का भी जाएगा, तो ठीक है। 6 का देख लो, 6 का भाग पूरा पूरा कब जाएगा, जब कोई संख्या में क्या जाए, 2 और 3 का पूरा पूरा भाग। तो 7 4 56 में 2 का तो जा ही रहा है, लास्ट में सम संख्या आ रही है। 3 का देख लो, 6 5 11 और 7 18, जोड़ 18 आ रहा है, तो 3 के पहाड़े में आता है, तो मतलब 6 का भी जा रहा है, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। उसके बाद में देखो किसी संख्या के 80% में से 27 घटाने पर संख्या का 50% शेष बचता है, तो संख्या का 90% ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या है x मान लीजिए, उसके 80% में क्या कर दो, 27 घटा दो, तो उस संख्या का क्या बचता है, 50% शेष बचता है। तो x का 50% क्या होता है, इसके बराबर। यही तो देर का देखिए, कोई भी संख्या के 80% में 27 घटा दो, बराबर क्या बचेगा, x का 50%। तो ये संख्या निकाल लें, तो देखो 1 0 से 1 0 कट गया। उसके बाद में मैं बात करूं, 2 से काट दो 4 बार और 5 बार, ठीक है, या 10 ही रख लीजिए, दोबारा से लिख लीजिए, आसान हो जाए। x इंटू में 80/100 माइनस में 27 बराबर संख्या का 50% शेष रहेगा। तो देखो 1 0 से 1 0 काट दो, 10 बचे ना नीचे, तो एलसीएम कितना आ गया 10, यहाँ पे कितना आ गया 8x, माइनस में यहाँ पर बटा में 1 है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 10 से गुणा कर दो 270, बराबर में क्या आ गया, x इंटू 50 वाले काटोगे तो आप 5 से कट जाएगा, 5/10। आ गई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे बराबर है ना, तो नीचे वाला 10 यहाँ से कट जाएगा आराम से। संख्या क्या बची, 8x माइनस 270 बराबर में 5x। तो बताओ ये 270 तो मैं इधर ले जाऊँ और ये 5 इधर ले आऊँ क्या, तो 8x माइनस में 5x, ये यहाँ पे माइनस का है तो बराबर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 270। तो 8x में से 5x घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 3x। तो 3x का भाग किस में देना है, 270 में, तो देखो 3 का भाग दे दो, x का मान आ जाएगा, 3 निमा 27 90 आ गया। तो x का मान कितना, 90, मतलब कोई भी संख्या है वो 90 है
और 90 में से 80% निकालना है, फिर 27 घटाओगे तो 50% मतलब 45 बचेगा। तो इस संख्या का क्या पूछा हमसे 90%। तो संख्या कितनी आई है अपने पास 90, इस 90 का क्या पूछा है 90%। तो ये काट दो 81 उत्तर आ गया इसमें। कोई भी दिक्कत वाली चीज़ है क्या इसमें? तो देखो कुछ चीज़ें हैं वो मैं जो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है वो मैं ऐसे छोड़ते भी चलूँगा क्योंकि आप कॉमन सेंस है, हो सकता है मैं पूरे भी करवा दूँ। देखो किसी वस्तु पर होने वाली हानि उसके विक्रय मूल्य का 25% है तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई भी वस्तु है उस पर जो हानि होती है वो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है 25%, तो वास्तविक हानि ज्ञात करनी है। तो देखो हानि किस पर निकलती है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसने कि कोई भी वस्तु पर जो हानि हुई है वो विक्रय मूल्य का 25% है। तो देखो 25% है ना, परसेंट हटा दो इसका, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो कितना आ गया 1/4। हानि किस पर, विक्रय मूल्य पर। तो नीचे वाली संख्या आधार में हमेशा क्या होगी, जिससे तुलना की गई है, तो किससे, विक्रय मूल्य से। तो 4 तो विक्रय मूल्य बता रहा है, ये हानि हुई है 1 की। तो बताओ 1 की हानि कब होगी, ये 1 की हानि हो रही है ना, ये 1 की हानि कब हो रही है, जब 4 में बेच रहे हैं। 4 में बेच रहे हैं, इसका मतलब क्रय मूल्य इसका क्या था, ज़्यादा, कितने रुपए, 1 रुपये, क्योंकि 1 की हानि हुई है तो क्रय मूल्य कितना आ गया 5। तो 4 तो इसका विक्रय मूल्य और 5 इसका क्रय मूल्य। तो बताओ अब आप वास्तविक हानि नहीं ज्ञात कर सकते क्या, हानि कितनी की हो रही है 1 की, कितने रुपए पर, 5 पर, क्योंकि 5 ही तो क्रय मूल्य है, इंटू में 100 गुणा करोगे, इसमें काटोगे तो कितनी बार, 20 बार। तो वास्तविक हानि कितनी हुई है, 20% हुई है। तो बताओ आपको समझ में आ गया होगा। आपको देखो ऐसे सोल्व कोई नहीं करवाएगा, निश्चित रूप से आपने देख भी रहे होंगे, आप जो भी अध्ययन कोई भी चैनल पर आपने अगर पेपर देखे होंगे तो मैथ के क्वेश्चन कोई नहीं करवा रहा, लेकिन मैं आप सभी को करवा रहा हूँ। राजस्थान में क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम वर्षा वाले जिले, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है और न्यूनतम वर्षा कौन से जिले में होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन से जिले में होती है, झालावाड़ में सर्वाधिक और जैसलमेर में न्यूनतम। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत मृदा कौन सी है, तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत मृदा कौन सी है, मिट्टी कौन सी है, 126 नंबर क्वेश्चन पर रेतीली मिट्टी है। असम्मिलित युग्म का चयन करना है, तापी बावड़ी कहां पर है, जोधपुर में है, बिल्कुल सही बात है। भंडारेज बावड़ी बीकानेर के अंदर, नहीं बिल्कुल नहीं है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। चांद बावड़ी अबानेरी दौसा के अंदर है। तो भंडारेज बावड़ी बीकानेर में नहीं है, ये वाला युग्म गलत हो जाएगा। और भंडारेज बावड़ी कहां पर स्थित है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। राजस्थान में उत्कात भूमि स्थलाकृतियां पाई जाती है, राजस्थान में जो उत्कात भूमि स्थलाकृतियां पाई जाती है वो हमसे जिले देर के नीचे वो हमसे पूछे गए हैं। तो उत्कात भूमि स्थलाकृति कहाँ पर पाई जाती है, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और करौली के अंदर पाई जाती है। निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए एंट्री लेवल की कक्षा है, निःशुल्क प्रवेश के लिए जो एंट्री लेवल की जो कक्षा है वो हमसे पूछा गया है। 129 नंबर क्वेश्चन तो कौन सी है, प्रथम। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के तहत विद्यालय विकास योजना होगी। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के तहत विद्यालय विकास योजना क्या होगी, ये हमसे पूछा गया 130 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या होनी चाहिए, 3 वर्षीय। निःशुल्क, देखिए प्रश्न नहीं दिख रहा, मैं बोल के बता देता हूँ। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के अनुसार जो विद्यालय की प्रबंधन समिति है उसमें विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता और संरक्षकों का प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए, हमसे पूछा गया। तो कितना होना चाहिए, 131 के अंदर समिति सदस्यों का कम से कम 3/4, समिति सदस्यों का कम से कम कितना, 3/4। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 13 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रवेश की विस्तारित काला अवधि तय की गई है। तो नहीं दिख रहा होगा प्रश्न आपको, मैं बोल के बता रहा हूँ कि राजस्थान जो निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है उसकी नियमावली 2011 के अनुसार जो नियम 13 है उसके तहत राज्य सरकार द्वारा प्रवेश की विस्तारित कालावधि कितनी है, ये हमसे पूछा गया। तो कितनी है इसके अंदर, 6 माह की। उसके बाद में देखो 133, देखो आपको मैं वो सीधे दिखा रहा हूँ तो आपको लगे कि अलग से प्रश्न करवा रहा हूँ, तो देख लीजिए वही प्रश्न है इसमें, लेवल 1 का मेजर टेस्ट नंबर 1 ही है। तो इंग्लिश के क्वेश्चन है कि आई यूजुअली डॉट टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। तो हमसे पूछा गया है कि इस जो खालिस्तान है इसमें क्या आना चाहिए, तो टेक, टेकन, एम टेकिंग, विल टेक। तो क्या आना चाहिए 133 नंबर क्वेश्चन के अंदर, टेक आना चाहिए। आई यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज दैट द बेल
आगे डॉट डॉट लिखा गया है, खालिस्तान में क्या आना चाहिए, ये हमसे पूछा गया तो क्या आ जाएगा, रैंग आ जाएगा, द बेल रैंग। चूज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। स्टॉप मेकिंग ए नॉइज, स्टॉप मेकिंग ए नॉइज, तो इसमें पैसिव वॉइस क्या आ जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप मेकिंग ए नॉइज। चेंज द वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, वॉइस चेंज करना है इसमें। हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इसका क्या हो जाएगा 136 नंबर ऑप्शन में, हाउ विल दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाई यू। 137 नंबर आ रहा है, डॉट 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 डांसर वाज विल्डली चीयर्ड, तो इसमें क्या आना चाहिए, इसमें ए एन दी या कुछ भी नहीं, ये हमसे पूछा गया 137 नंबर में, तो क्या आना चाहिए, द डांसर वाज। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप, देखिए थोड़ा दिखाई तो कम ही दे रहा है ये। हमसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, देखिए क्वेश्चन थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आपको लगे तो आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट देख लेना। हाँ ये ठीक है, कि द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल मेथड, आगे क्या दे रखा है ये भी नहीं दिख रहा, सॉरी, इसकी वजह से मैं आपको अलग से तीन चार क्वेश्चन जो नहीं दिखे हैं वो मैं आपको अलग से उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। ये भी नहीं दिख रहा, कट रहा है ना, आगे वाले क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो देखिए 142 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि संधि विच्छेद हमें करना है, कौन से शब्द का करना है, आपको दे ममेश्वर्य का संधि विच्छेद कौन सा होगा, ये हमसे पूछा गया 142 नंबर क्वेश्चन के अंदर। ममेश्वर्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, मम प्लस ऐश्वर्य, कौन सी संधि इसमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आशीर्वाद में विसर्ग संधि होती है क्या, निश्चित रूप से होती है आशीर्वाद में। जगन्नाथ जगदानंद में दीर्घ स्वर संधि नहीं, बिल्कुल नहीं, जगदानंद में दीर्घ स्वर संधि नहीं होती। अन्वय के अंदर यण स्वर संधि होती है, आधा नया आ गया। महेश के अंदर आधा नया और व्याह है ना, महेश के अंदर गुण स्वर संधि, ये भी सही है, लेकिन जगदानंद में क्या नहीं है, दीर्घ स्वर संधि। और इसमें कौन सी संधि होनी चाहिए ये जरूर लिखें। रहा खर्च शब्द में कौन सा समास है, रा खर्च शब्द में कौन सा समास है, तो कौन सा होता है रा खर्च में, तत्पुरुष। कोयला में संज्ञा का भेद कौन सा है, कोयला के अंदर संज्ञा का भेद कौन सा है, तो कौन सा होता है इसमें, जातिवाचक जो संज्ञा का भेद है वो होता है कोयला के अंदर। वह स्वतः ही जान जाएगा, वाक्य के वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है, वह स्वतः ही जान जाएगा, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है ये हमसे पूछा गया, वह के अंदर तो कौन सा होता है, निजवाचक। उसके बाद में 47 नंबर क्वेश्चन है कि वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है, कौन सी विधि होती है, अनुकरण विधि। समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है, समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है, ये हमसे पूछा है, तो क्या होता है, गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण करना। और हर्बर्टीय विधि का एक दोष नहीं है, हर्बर्टीय विधि का दोष कौन सा नहीं है ये हमसे पूछा है, तो कौन सा नहीं है, यह शिक्षण के मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित है, ये एक दोष नहीं है। और श्रुति लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है, श्रुति लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है इसमें, 2 नंबर ऑप्शन, वाचन गति का विकास। तो देखिए मैंने लेवल 1 का पूरा पेपर करवा दिया आपको, 80 क्वेश्चन इस वीडियो में करवा दिए, और 80 जो क्वेश्चन थे इसमें कितने हो गए, 70 क्वेश्चन, और 80 क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में मैंने करवा दी, जो 4 दिसंबर के जो कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं दोनों के उसमें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।